चचा रहमत अली एक गोरकन था और इसको कब्रें खोदते हुए 40 साल का अरसा हो चुका था। एक मर्तबा मैंने चचा रहमत अली से पूछा, चचा जान आपको कब्रें खोदते हुए 40 साल का अरसा गुजर चुका है, इन 40 सालों में आपने कोई अजीब बात देखी है? चचा रहमत अली ने बताया कि जी हाँ, एक मर्तबा मैंने एक कब्र खोदी और मेरी आदत थी कि मैं कब्र खोलने के बाद इसमें लेट कर देखता था। मैंने कब्र खोदनी शुरू की और जब मैं 2 से 3 फीट गहराई में गया तो अचानक एक अजीब खुशबू महसूस हुई। जो जो मैं कब्र खोदता गया वो खुशबू बढ़ती गई और कब्र की मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। जब कब्र तैयार हो गई तो मैं हस्बे आदत इसमें लेट गया। जो ही मैं कब्र में लेटा तो कब्र इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई जैसे कब्र में किसी ने एसी लगा दिया हो। मुझे इतना मज़ा आया कि वहीं कब्र में मुझे नींद आ गई। यहाँ तक कि जो लोग मैयत को लेकर आए थे तो उन्होंने मुझे कब्र से उठाया। ये एक औरत की कब्र थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी ठंडी और खुशबूदार कब्र तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। आखिर क्या माजरा है? कौन सी ऐसी नेकी की है इस औरत ने? चचा रहमत अली एक गोरकन थे और वो पिछले 40 सालों से ये फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। इससे पहले इनके वालिद भी गोरकन रह चुके थे, लेकिन इनके बेटे ने ये पेशा अपनाने से इनकार कर दिया तो चचा रहमत अली ने इसको स्कूल में दाखिल करवा दिया। चचा रहमत अली बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान थे। अपने इस्तेआद से बढ़कर वो दूसरों की मदद किया करते थे। इनका एक काम था, वो सारा दिन कब्रिस्तान में गुजार देते। कोई कब्र अगर बैठ जाती या कहीं से टूट जाती तो वो बगैर घर वालों को इतला दिए इसको सही करवा दिया करते थे कि वो यहाँ के तमाम लोगों के हालात से वाकिफ़ थे और रोज़ कब्रिस्तान में झाड़ू लगाते, कब्रों पर पानी छिड़का करते थे और मुमकिन होता था तो फूल या सब्ज़ा कब्रों पर ज़रूर डाला करते थे। वीरान कब्रिस्तान में किसी एक घर से भी ज़्यादा हराली थी क्योंकि चचा रहमत अली ने वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे। इनकी कोशिश थी कि बेशक छोटे छोटे पौधे ही सही लेकिन हर तरफ लगा दिए जाएं, और वो इसमें कामयाब भी हुए थे क्योंकि ये गांव का एक छोटा सा कब्रिस्तान था जहाँ तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कब्रें थीं। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना था। चचा रहमत अली के दरवाजे वालिद के दौर से रहमत अली अपने पेशे से बहुत खुश थे। अलबत्ता इनका बेटा कब्रिस्तान जाने से भी घबराता था। चचा रहमत अली का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था। वो और इनकी जोजा अक्सर कब्रिस्तान में कब्र वालों की खिदमत करते हुए दिखाई देते थे। कब्रिस्तान में कांटों वाली बूटियों को निकालना हो या फिर नए पौधे लगाना हो, चचा रहमत अली और इनकी बीवी पेश पेश रहते थे। यही वजह थी कि कब्रिस्तान हर वक्त बहुत साफ सुथरा रहता था और आने जाने वालों को कोई मसला नहीं होता था। वैसे तो अक्सर लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे या इनके पास वक्त ही नहीं होता था, लेकिन जुमे के दिन हर कोई कब्रिस्तान लाजमी जाता था और इन लोगों में मैं खुद भी शामिल था। जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती और मैं गांव वापस लौटता तो सबसे पहले कब्रिस्तान जाता और माँ जाई की कब्र पर फूल चढ़ाता था। चचा रहमत अली के होने की वजह से हर किसी को इत्मीनान था, इसलिए अगर बारिश आ भी जाती तो चचा रहमत अली अगर किसी कब्र को बैठता हुआ देखते तो फ़ौरन घर वालों को इत्तला कर देते थे। चचा रहमत अली जानते थे कि मैं शहर से बाहर होता हूँ और गांव आने का प्रोग्राम जल्दी नहीं बनता, तो वो मेरे माँ बाप की कब्रों का खूब ख्याल रखा करते थे। एक रोज़ बारिश आई तो अब्बा जी की कब्र बैठ गई क्योंकि वो पानी वाले घड़े के बिल्कुल करीब थी। तब चचा रहमत अली ने मुझे फ़ोन किया। मैंने इन्हें कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन बस 2 दिन इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगे, पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, लेकिन मैंने तुझे बताना अपना फ़र्ज़ समझा। मगर 2 दिन बाद जब मैं कब्रिस्तान गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि अम्मा अब्बा की कब्र साइडों से यानी किनारों से पक्की हो चुकी थी। मैंने चंद पैसे चचा के हाथ पकड़ा दिए, लेकिन वो लेने से मुसलसल इनकारी थी। मैंने ज़बरदस्ती वो पैसे इनकी जेब में डाल दिए तो उन्होंने सर झुका लिया। इनका बस नहीं चलता था कि वो कब्रों का बगैर किसी मुआवजे के ख्याल रखें, लेकिन वो मजबूर थे। इसके अलावा इनके पास घर चलाने के कोई असबाब नहीं थे।
लोग खुद भी जानबूझकर चचा की मदद कर दिया करते थे, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे कि चचा पैसे नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने अपना घर भी तो चलाना है। पिछले कई नस्लों से वो इसी गांव में गोरकन के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, बल्कि अब तो कहीं और गांव वाले भी इन्हें अपने कब्रिस्तान की सफाई सुथराई के लिए बुलाने लगे थे। लेकिन वो अपने गांव के कब्रिस्तान से कभी भी गाफिल नहीं हुए थे। यही वजह थी कि गांव वाले इनको एक गांव से दूसरे गांव ले जाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, ताकि किसी को भी शिकायत का कोई भी मौका न मिले और कोई भी इन पर बात न कर सके। शायद इनकी शोहरत की भी यही वजह थी। अब तो वो बहुत मसरूफ हो गए थे। मेरी भी कितने दिनों से इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। एक रोज मैं शहर से गांव जाने वाली सड़क पर अभी खड़ा ही था, जब मुझे चचा रहमत अली सामान से लदे हुए मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिए। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट इनकी थकन के तमाम आसार जायल कर रही थी। मैं भी खुशदिली का मुजाहरा करते हुए इनके पास छोटे छोटे कदम उठाते हुए पहुंच गया और फिर इन्हें जोर से गले लगा लिया। वो भी मुझे गले लगाने को बेताब थे। उन्होंने फौरन सारा सामान नीचे रख दिया। मुझे मालूम था कि फिर किसी की कब्र बैठ गई होगी और फिर वो बगैर घर वालों को इतला दिए ही जहाँ सामान खरीदने आए होंगे। मैंने सामान की तरफ एक नज़र दौड़ाई तो वो भी महसूस कर चुके थे। कहने लगे, तुम्हारे चाचे इकबाल की कब्र बैठ चुकी है। बेटे हैं कि बाप की कब्र को उठवाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। कितने ही दिन हो गए हैं मैं इनको कह कह कर परेशान हो गया हूँ। आज शहर आया था तो सोचा कुछ सामान लेता जाऊँ, खुद ही ठीक कर लूँगा। ये सुनकर मुझे दिली अफसोस हुआ था, लेकिन चचा की हिम्मत को मेरा सलाम था। अभी हम बस में बैठे ही थे जब न जाने कहाँ से मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने चचा से पूछा, चचा क्या कभी कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या भी हुआ है जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों? चचा मेरी बात सुनकर सोचने लगे। पहले इनके चेहरे पे तारीकी छाई हुई थी, यकदम इनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो कहने लगे, मैंने अपनी यादाश्त पे जोर देकर एक वाक़या तलाश कर ही लिया है। लेकिन वाकई ये बड़ा ही कोई अजीब वाक़या था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं इनकी बात पूरी तवज्जो और तजस्सुस में सुन रहा था। उन्होंने भी पूरी कहानी सुनाने में बिल्कुल भी तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया। तजस्सुस में मैं चाहता था कि फ़ौरन से पहले वो मुझे सारी रोदाद कह सुनाएं, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे। ज़्यादा बोलने पे इनकी सांस फूलने लगती थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए वो मुझे कहानी सुनाने लगे। जब बस में बिल्कुल खामोशी छा गई तो दूसरे लोगों तक भी ये आवाज़ जाने लगी। सारे लोग मतवज्जो हो चुके थे और गौर से चचा रहमत की बात सुनने लगे थे। चचा कहने लगे, एक रोज़ मैं कब्र खोद रहा था। खिलाफ मामूल आज मैं बहुत खुश था। अक्सर मैं तो कब्रिस्तान में हंसना मायूब समझता था, लेकिन न जाने आज मेरे दिल को किस खुशी ने घेरा हुआ था। मुस्कुराहट मेरे चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। मुझे 40 साल का अरसा बतौर गोरकन फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हो चुका था और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा दिल खुशी से न फूले न समा रहा था। मैं खुद भी अपनी कैफियत पे हैरान था। मैं जल्दी जल्दी एक कब्र खोदने लगा था, क्योंकि एक माई वफात पा चुकी थी और इसकी कब्र खोदनी थी। इन लोगों ने मुझे नाप भी भेजा था, जो कि एक लंबी सी लकड़ी थी। तकरीबन इस औरत का कद मेरे जितना था, इसलिए मैंने इस लड़की का नाप लेके इस माई के घर वालों को लौटा दी। अभी मैंने थोड़ी सी कब्र ही खोदी थी जब इस जगह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगी। वो खुशबू इतनी दिलनशीं थी कि आज तक मैंने ऐसी खुशबू कहीं से भी न सूंघी थी। हालांकि मेरे अब्बू को खुशबू लगाने का बहुत शौक था और हमारे घर में तकरीबन हर किस्म की खुशबू मौजूद थी, लेकिन आज जो खुशबू मैंने अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था वो नाकाबिले बयान थी। इसने मुझे हैरत में डाल रखा था। मुझे अच्छे से याद था, इससे एक दो कदम के फैसले पर जब मैंने कब्र खोदी थी तो इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और वहाँ कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा थे। और यहीं एक दो कदम के फैसले पर
इस कब्र में कितनी ज़्यादा खुशबू थी। मैं हैरान और परेशान सा कब्र खोदने में मसरूफ़ रहा। या फिर यूँ समझ लीजिए कि इस खुशबू का मुझ पे असर हो चुका था। मैं वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। जब मैंने सारी कब्र खोद ली तो मैं इसमें लेट गया। शदीद गर्मी में वो कब्र इतनी ज़्यादा ठंडी थी, ऐसे मालूम होता था कि जैसे किसी ने यहाँ पंखे चला रखे हो या फिर आजकल के दौर के मुताबिक एसी लगा रखा हो। इतनी ठंडी, एक बार मैं मर ही गया था। तो वहाँ ऐसी ठंड थी जो इस रोज़ मैंने शदीद गर्मी में इस कब्र की ठंड देखी थी। यहाँ तक कि शदीद गर्मी में मैं कँपकँपाने लगा, लेकिन थकावट की वजह से मुझे नींद आने लगी। मैं जो कब्र का नाप करने के लिए लेटा था, ठंड और अच्छी खुशबू ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया और फिर मुझे वही नींद आ गई। न जाने कौन सा पहर था जब मुझे इर्द गिर्द लोगों की मौजूदगी महसूस होने लगी। मैं उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। न जाने कौन सी कुव्वत थी जो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। मैं भी बेबसी से वहीं का होकर रह गया था। तभी कुछ लोग कब्र में उतरे और मुझे उठाने लगे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और इनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, न जाने नाप करते हुए मुझे कैसे नींद आ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लोग मुझसे वाकिफ़ थे, इसीलिए कहने लगे, चचा कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैयत को दफनाने का वक्त हुआ चला है। मैं भी जल्दी से निकला और फिर मैयत को दफनाने में मदद करने लगा। फिर मैयत को कब्र में लिटा दिया गया। तभी इस्माई का बेटा आगे बढ़ा और कहने लगा, चचा मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है। मैं इसके बेटे के साथ चला गया। वो थोड़ी दूर लोगों से परे जाकर मुझसे कहने लगा, चचा मैं शहर से बाहर होता हूँ, मेरी माँ की कब्र का बहुत ध्यान रखना। मैंने इसे कहा, बेटा तू फिक्र ना कर, जैसे बाग की कब्रें मेरे लिए अहमियत रखती हैं, वैसे ये कब्र भी मुझे कब्रिस्तान का हिस्सा है, तो मेरी जिम्मेदारी है। वो खुश हो गया और मुझे गले लगाकर दोबारा मैयत की तरफ बढ़ गया। तब तक कब्र बनाई जा चुकी थी। सब लोग वहाँ खड़े दुआ कर रहे थे। मेरा इरादा था कि मैं इस लड़के से पूछूं कि आखिर तुम्हारी माँ की कब्र से इतनी खुशबू कहाँ से आ रही थी। क्या वो इतनी नेक और अच्छी थी? इतना नेक होने के लिए तो सारी ज़िंदगी खुदा की जात में बसर करना पड़ेगी। मैं सोचते हुए आगे बढ़ गया। इक्का दुक्का लोग थे, अब वो भी कब्रिस्तान से जा रहे थे। आखिर में सिर्फ इस औरत का बेटा बच गया जो माँ की कब्र पर कुरान मजीद पढ़ रहा था। इसने कुरान मजीद समेट कर एक तरफ रखा और दुआ मांग कर जाने ही लगा था जब मैं जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। वो मुझे इतनी उजलत में अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वही रुक गया और फिर सवालिया नज़रों से मुझसे पूछने लगा, चचा क्या हुआ, कोई बात रह गई है क्या, या आपको कोई बात कहनी है? क्योंकि मैं बहुत जल्दी में और हाँफते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी सहूलत के लिए वो दूर से ही मुझे देखने लगा और फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो मेरा एहसास कर रहा था और यही इस लड़की की खूबसूरती थी। मेरे पहुंचने तक वो मेरा इंतज़ार करते करते नीचे बैठ चुका था। मैं भी इसके पास जाकर बैठा और हाँफते हुए पूछने लगा, बेटा आज मैंने इस कब्र में बड़ी ही कोई अजीब बात देखी है। अजीब बात का सुनकर वो हैरत से पूरी आंखें खोले मेरा चेहरा तकने लगा। शायद वो डर गया था कि कहीं इस कब्र के बारे में कोई बुरी बात तो नहीं कहने वाला, मगर ऐसा नहीं था। मैं तो सिर्फ ये बताने वाला था कि ऐसी खुशबू मैंने कहीं भी नहीं पहले देखी थी जो आज देखी। मैं इसे पूछने लगा, जब मैंने कब्र खोदी तो एक अजीब सी खुशबू ने मेरी हर तरफ अहाता कर लिया था और कब्र में इतनी ठंडक थी कि वहाँ नाप करते हुए मुझे नींद आ गई थी। क्या तुम्हारी माँ इतनी नेक औरत थी? मैं आंसू बहाते हुए ये पूछने लगा तो इसका बेटा भी रोते हुए कहने लगा, चचा आप नहीं जानते मेरी माँ ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी। वो शोर की फर्माबरदार औरत थी। मेरा बाप घुटनों का मरीज था, चलने फिरने से कासिर था। सारा सारा दिन वो बिस्तर पर गुजार देता था। वो तो वॉशरूम जाने तक के काबिल भी नहीं था। ऐसे में वो हर थोड़ी देर बाद बिस्तर गंदा कर देता। मेरी माँ बगैर चेहरे पर कोई शक्ल लाए दौड़कर शोर की तरफ आती और इसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए फ़ौरन इससे पहले वो तमाम गंदे और बिस्तर बदली कर देती थी। मेरा बीमार बाप बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो चुका था, इसलिए बात बात पे गुस्सा किया करता था।
मेरी माँ चुप करके इसकी हर बात बर्दाश्त करती रहती थी। मेरे अब्बा इस पर चीखते चिल्लाते, अक्सर बर्तन उठाकर दे मारते थे, लेकिन मेरी अम्मा ने कभी भी शोहर के रवैये की शिकायत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने हमेशा खुश दिली से शोहर की खिदमत की। वो न सिर्फ अपने शोहर की एक फर्मा बरदार बीवी थी, बल्कि वो एक मोमना और मुसलमान औरत थी। वो इस्लाम को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना चुकी थी। वो पर्दा करती थी, बला वजह किसी के घर नहीं जाया करती थी, और जैसे ही अजान की सदा बुलंद होती, वो हर काम छोड़कर जल्दी से वजू करती और फिर नमाज के लिए खड़ी हो जाया करती थी। रो रो कर अपने शोहर के लिए फरियाद करती थी कि खुदा इसे सेहत अता करे। वो अपने शोहर की मुखलिस और वफादार औरत थी। शोहर की माजूरी के बाद घर वालों ने भी और गांव के कुछ लोगों ने इसे बहुत मजबूर किया कि वो दूसरी शादी कर ले और शोहर से तलाक ले ले, लेकिन वो इस अमर पर राजी न हुई। बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाकर घर का खर्चा चलाने लगी और शोहर की भी खूब खिदमत किया करती थी। जब मेरा बाप फौत हुआ तो मेरी माँ से बेहद राजी था और रोते हुए अपने रवैये की माफ़ी मांगते हुए गया। वो मुझे कहा करता था कि अली, तुम्हारी माँ जन्नती औरतों में से एक है। मुझे अभी से इसमें से जन्नती औरतों की खुशबू आती है। ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। देखना, तुम्हारी माँ जन्नत की हकदार है। मेरे माँ बाप की शादी इनकी वालिदैन की मर्जी से हुई थी, लेकिन दोनों में मिसाली मोहब्बत थी। एक रोज़ शहर जाने वाली बस में सवार हुए ताकि वो रोजगार का बंदोबस्त कर सकें। जब 2 माह बाद घर वापस आए तो इनकी हालत हैरान कुन थी। वो अपनी टांगों से मजबूर हो चुके थे। अब तो इनका सारा धड़ ही काम करना छोड़ने लगा था। मेरी माँ ने माथे पे एक भी शिकन नहीं आने दी थी। वो दिन रात शोहर की खिदमत में गुजार दी। उन्होंने कभी भी शोहर की माजूरी का शिकवा नहीं किया। जब भी कोई इनके शोहर से तंजिया हमदर्दी जताने लगता तो फौरन सफाई पेश करती कि वो अपने शोहर के साथ बेहद खुश हैं और इन्हें अपने शोहर से कोई भी गिला नहीं है। सर्दियों की वो सख्त रातें, जब कोई एक कपड़ा बंदा सुखाने को बाहर डाले और वो सूख भी ना सके, ऐसे में अगर मेरे वालिद बिस्तर गंदा कर देते थे तो मेरी माँ बगैर सर्दी की परवाह किए वो बिस्तर धो देती थी और फिर अपने बिस्तर पर मेरे वालिद को लौटा देती थी और ख़ुद सारी रात मेरे वालिद की खिदमत करते हुए गुजार देती। मेरे वालिद के जिस्म में बहुत दर्द रहता था और वो चाहते थे कि 24 घंटे कोई ऐसा इंसान हो जो इनका जिस्म दबाता रहे। अम्मा सूरह रहमान की तिलावत करती जाती और बाबा का सर दबाती रहती। मैं छोटा सा था, मैं भी सूरह रहमान सुना करता था। वो हर वक्त वज़ू में रहती और फिर क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान थी तो साथ साथ सूरतों की तिलावत भी करती रहती थी। इनकी काबिल गौर बातों में सबसे अहम बात ये थी कि वो शोहर की खिदमत करती थी और जब भी अज़ान होती तो फ़ौरन नमाज अदा करती। और मुझे लगता है यही वो दोनों वजूहात हैं जिनकी वजह से आज वो जन्नत की हकदार ठहरी हैं। ये कहते हुए वो छोटा लड़का रोने लगा। मुझे इससे बेहद हमदर्दी महसूस हुई तो मैंने इसे गले लगा लिया और वो मेरे गले लग कर रोता रहा। जब तक वो चुप नहीं हो गया मैंने इसे खुद से दूर नहीं किया। तभी वो मुझसे दूर हुआ और खड़ा होते हुए कहने लगा, आज मुझे शहर वापस जाना है। चचा जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। मैंने भी इससे हाथ मिलाया और फिर वो कब्रिस्तान से बाहर जाने लगा। जब तक वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल गया तब तक मैं इसे देखता रहा और इस औरत के बारे में सोचने लगा जो इतनी नेक थी। सब इंसानों के अमाल और इखलाकियात अच्छे हों तो बेशक वो जन्नत के हकदार होते हैं। वो बीबी अपने शोहर की खिदमत करके आज इस मुकाम तक पहुंची है और हमारे यहाँ बीवियाँ पैसे और दूसरे मामलात की वजह से शोहरों को जलील करके रख देती हैं, यहाँ तक कि वो शोहर घर में टिकना भी पसंद नहीं करते। वो ज़्यादातर बाहर रहने लगते हैं। जब घर में सुकून नहीं होता तो कोई भी इंसान घर रहने में दिलचस्पी जाहिर नहीं करता। ये बात आजकल की बीवियाँ नहीं समझती। वो तो शुक्र अदा करती हैं कि शुक्र है शोहर बाहर चले गए हैं, अब इनको पूरी आज़ादी मैसर है। यहाँ जितनी भी औरतें मेरी बातें सुन रही हैं, खुदा का वास्ता है बहनों, अपने शोहर की खिदमत में कोई भी कसर बाकी ना रखो। तुम नहीं जानती कि खुदा ने इसमें कितनी ज़्यादा बरकत रखी है और तुम्हें वो मुकाम मिलेगा
جس کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ مقام تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بیویوں، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ نہ صرف شوہر کی خدمت کر کے تم جنت کی حقدار ٹھہرائی جا سکتی ہو، بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بہت سے انعام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تم اس میں بدصورتی پیدا کر کے اس رشتے کی نوعیت کو خراب مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے چچا اپنے آنسو صاف کرنے لگے، اور پھر سارا مجمع جو یہ باتیں سن رہا تھا وہ بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں تو حیرت سے کنگ بیٹھا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا واقعہ سننے کو بھی ملے گا۔ لیکن اس میں حیرت والی کون سی بات تھی؟ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ وہ کسی بھی حالات میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مخلص عورت ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ مل جائے تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ چچا رحمت اور میں گاؤں میں اتر گئے تھے۔ ہم دونوں نے قبرستان جانا تھا، اس لیے میں نے چچا رحمت کا آدھا سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ بھی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً سے پہلے میں گھر آیا، کیونکہ اگلے روز ہی مجھے واپس جانا تھا۔ مجھے کچھ کاغذات کی ضرورت تھی جو گھر میں پڑے ہوئے تھے، اور مجھے وہ لے کے جانے تھے، کیونکہ میرا پروموشن ہونے والا تھا اور پھر نہ جانے میں کب واپس گاؤں لوٹتا۔ اسی لیے میں نے سب سے الوداعی ملاقات کی، اور چچا رحمت علی تو میرے بارے میں سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، نہ جانے پھر زندگی کبھی تم سے ملنے کا موقع دے گی بھی یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارا چچا تمہارا انتظار کرے گا۔ تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے گلے لگا چکے تھے۔ میں بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان سے عقیدت رکھتا تھا، اسی لیے میں نے ان کے ہاتھ چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ وہ مجھے بس میں بٹھا کر واپس لوٹ گئے تھے۔ جب تک میں بس ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، وہ مجھے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ 6 سال تک مجھے واپس گاؤں آنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک روز مجھے باس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم گاؤں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، عید آنے والی ہے۔ میں نے تو تمہیں کام میں اتنا الجھا دیا ہے کہ تم کب سے اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ میں انہیں بتانے لگا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، بس ایک چچا ہے۔ میں ان سے ملنے کی آس رکھتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی گاؤں لوٹ جاؤں۔ وہ میری فوراً بات مان گئے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا سامان باندھا اور پھر شہر سے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ آج میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا، کیونکہ میں 6 سال بعد واپس اسی سڑک پر سے گزر رہا تھا جہاں اس سڑک پر بہت گڑھے ہوا کرتے تھے، جہاں سے جاتے ہوئے انسان کی ہڈیوں کا چومر بن جاتا تھا۔ لیکن اب شاید ترقی ہو گئی تھی اور نئی سڑک بن چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو کتنی آسانیاں ہوں گی۔ میرے گاؤں والے شہر کی اس سڑک کے بننے پر کتنے خوش ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا جب نہ جانے کیسے 2 گھنٹے گزر بھی گئے اور میرا گاؤں آ گیا۔ خلاف معمول میں سب سے پہلے قبرستان کی طرف بڑھا، لیکن قبرستان کی حالت دیکھ کر میرا دل چکنا چور ہو چکا تھا، کیونکہ سامنے منظر ہی ایسا تھا۔ سارا قبرستان جھاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ آوارہ کتے قبروں پر پیشاب کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر افسوس کرنے لگا۔ کچھ قبروں میں بارش یا پھر جانوروں نے سوراخ کر رکھے تھے، کیونکہ پاس میں ہی ایک چھوٹی سی ندی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سے درخت تھے جہاں چھوٹے موٹے جانور رہا کرتے تھے۔ قبرستان کی اس حالت پر میں کڑ کے رہ گیا تھا، لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کو میں آگاہی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ لوگ قبرستان کی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جتنے روز گاؤں میں رہا، میں نے قبرستان کی اچھے سے صفائی کی اور پھر تمام جڑی بوٹیوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پودے جن کو کاٹنے کی ضرورت تھی ان کو کٹوا دیا۔ قبرستان کی حالت کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں دل برداشتہ ہو کر واپس گاؤں سے شہر آ گیا۔ لیکن مجھے آج بھی چچا رحمت علی کے الفاظ یاد تھے کہ انہیں مجھ سے ملنے کی آس تھی جو نامکمل ہی رہی۔
میں خود ان سے مل کر زندگی کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم قسمت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی رحمت علی، جنہوں نے اس گاؤں کے تمام لوگوں کے، مر جانے والوں لوگوں کی قبروں کی حفاظت کی تھی، آج ان کی قبر زمین میں بالکل دب چکی تھی اور اس پر اتنے زیادہ جڑی بوٹیاں اگ گئی تھیں۔ میں سوچنے لگا، نہ جانے چچا رحمت علی کی قبر کس نے کھودی ہوگی اور اس کی تدفین کا انتظام کس نے کیا ہوگا۔ ذہن میں بہت سے سوالات تھے، لیکن جواب کوئی ایک بھی نہیں رہا تھا۔ میں تو ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھنا بھول گیا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اگر قبرستان کی صفائی پر صرف کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ میں چچا رحمت علی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جلد ہی میں نے ایک آدمی ڈھونڈ لیا جو قبرستان میں گورکن کے فرائض سر انجام دینے کو تیار تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، چچا رحمت علی کا بیٹا تھا، جو ماں باپ کی وفات کے بعد زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور کسی ایسی جگہ جا کر رہنا پسند کرتا تھا جہاں اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ اپنے آپ میں مگن رہے۔ دراصل وہ سٹریس اور ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور بچے اس کے تھے نہیں۔ جہاں سے اس کا خاندان چلا تھا پھر وہاں سے ہی لوٹ آیا تھا۔ حالانکہ اس نے اس پیشے سے بغاوت بھی بہت کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے ماہانہ علی رحمت کی ایک تنخواہ بھی مقرر کر دی تاکہ خرچے کے لیے اس کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اب تو میری اپنی تنخواہ بھی لاکھوں میں تھی۔ میں 20-30 ہزار اسے دے بھی دیتا تو میرا کیا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اسے بطور گورکن اپنے گاؤں میں تعینات کر دیا۔ وہ بھی میرا فرما بردار تھا۔ میرے کسی حکم پر اس نے نہ نہیں کی، بلکہ ہر بات پر سر جھکا لیا کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنا بڑا بھائی تصور کرتا تھا، جبکہ مجھے اس میں چچا رحمت علی دکھائی دیتے تھے، جو نہایت ہی شفقت سے مجھ سے پیش آتے تھے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد جتنا انہوں نے میرا خیال رکھا تھا، شاید ہی میرے سکے بھائی بھی میرا رکھ پائے ہوں۔